हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चैम्पियन ऑफ लॉ के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो माइनर लॉज के बारे में होगा, क्योंकि डेट्स नोटिफाई हो चुकी हैं। अब पेपर में कुछ 8-10 दिन बचे हैं, तो आपको माइनर लॉज पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, रैदर कि आप सब्सटेंटिव बहुत पोर्शन पे फोकस करें, क्योंकि माइनर लॉज ऐसे एक्ट्स हैं, ऐसे पार्ट्स हैं, ऐसे पोर्शन हैं हमारे सिलेबस का जिनमें आप अपने नंबर को ज़्यादा गेन कर सकते हैं कंपैरेटिवली कि आप सब्सटेंटिव लॉ पढ़ें। माइनर लॉज में सेक्शंस को देखना ही ज़रूरी है। आप सेक्शंस देखिए, आप नंबर आसानी से ला सकते हैं। तो मैं माइनर लॉज को 2 पार्ट्स में कवर करूंगा, जिसमें कुल मिला के मुझे लग रहा है 10-11 माइनर एक्ट्स हैं पूरे सिलेबस में। तो 10-11 में मैं 5 आज के वीडियो लेक्चर में, 5 अगले वीडियो लेक्चर में बता दूंगा कि उनमें क्या आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो पहला जो माइनर लॉ है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन सा चैप्टर, कौन सा सेक्शन ज़्यादा करने की ज़रूरत है, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो सबसे पहले तो आपको कमेंसमेंट डेट पता होनी चाहिए, किसी भी एक्ट की कमेंसमेंट डेट इज़ टू इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आपको जो सेक्शन 4 से लगा के सेक्शन आपको 22 तक कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये इम्पोर्टेंट कैटेगरी में आता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ पे प्रोमिसरी नोट, विल ऑफ एक्सचेंज और उसके बाद होल्डर, पेमेंट इन ड्यू कोर्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इन सब के बारे में आपको मिल जाता है। आपको ये ज़रूर देख के जाना चाहिए। सेक्शन 4 से सेक्शन 22 तक देख लें आप, फिर उसके बाद सेक्शन 26 और 27 देख लें जो इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद सेक्शन 45A इम्पोर्टेंट सेक्शन है। उसके बाद जो है 58 आप देख लें। उसके बाद चैप्टर 6 में सेक्शन 80 इम्पोर्टेंट है, जो कि पेमेंट और इंटरेस्ट के बारे में बताता है कि जब कोई स्पेसिफाइड इंटरेस्ट नहीं होता तो कितना % इंटरेस्ट लगाया जाता है। उसके बाद चैप्टर 7 आ जाता है, जिसमें सेक्शन 82 आप देख के जाएं, 87 देख के जाएं, 94 देख के जाएं, 97 देख के जाएं, 99 देख के जाएं और 100 देख के जाएं। और उसके बाद सेक्शन 117, 118 इज़ टू इम्पॉर्टेंट, और सेक्शन 119, 123, 124 ये कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट सेक्शन हैं जिसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में बहुत ही फोकस करना चाहिए। इन्हीं सेक्शन से जनरली क्वेश्चन बनता है, आप लोगों को इसको ज़रूर फोकस करना चाहिए। उसके बाद एक लास्ट चैप्टर जो है चैप्टर 17 इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। इस चैप्टर में सेक्शन 138 से लगा के 148 तक है। तो यहाँ जितने भी सेक्शन हैं आपको अच्छे से याद होना चाहिए, जो भी उसमें प्रोविज़न्स हैं, जो अमेंडमेंट किए गए हैं, जो भी उनमें इंटरेस्ट, इंटरिम कंपनसेशन जो भी लगाया जाता है वो सब अच्छे से करना चाहिए। चैप्टर 17 इज़ टू इम्पोर्टेंट। तो आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में इतने सेक्शन देख के जाना चाहिए। ये सेक्शंस बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इन्हीं से क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, तो ये करके जाएं। उसके बाद दूसरा एक्ट हम लोग कवर करेंगे पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट में कुछ सेक्शंस के बारे में मैं बता दे रहा हूँ जो आपको करके जाना चाहिए। तो पार्टनरशिप एक्ट में तो पार्टनरशिप एक्ट में आपको चैप्टर, पहले तो डेफिनीशन आपको देख लेना चाहिए, फिर चैप्टर 2 जो है वो इम्पोर्टेंट है। पूरा चैप्टर सेक्शन 4 से सेक्शन 17 तक आपको देखना चाहिए। चैप्टर 2 और 3 मतलब सेक्शन 4 से 8 और 9 से 17 ये इम्पोर्टेंट है। चैप्टर 4 भी इम्पोर्टेंट है,
जिसमें सेक्शन 18 से 30 तक है। और उसके बाद चैप्टर 5 भी इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन चैप्टर 5 में सारे सेक्शंस इम्पोर्टेंट नहीं हैं। आप सेक्शन 31 से 34 तक देख लेंगे, इज सफिशिएंट। उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में आप सेक्शन 39 से 45 तक देख लें, उतना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन में सेक्शन 69 देख लें, इतना ही सेक्शन पार्टनरशिप एक्ट में इम्पॉर्टेंट है। जितना मैंने सेक्शन बताया है ये इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा आप सेक्शन छोड़ भी देंगे तो बहुत फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन नहीं आता जनरली। ये पार्टनरशिप एक्ट में इतना हो गया। उसके बाद आप एक सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आप देख लें। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आप डिफिनीशन क्लॉज ज़रूर देख के जाएं। उसके बाद आप सेक्शन 4 देख के जाएं, जिसमें नेचर के बारे में बताया गया है। उसके बाद चैप्टर 2 में फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जो है वो चैप्टर आपका इम्पोर्टेंट है, जो सेक्शन 4 से लगा के 17 तक है। वो इम्पोर्टेंट सेक्शंस है, उनके प्रोविज़न आपको याद होने चाहिए, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और उसके बाद सेक्शन 25 और 26 इज़ इम्पोर्टेंट। और उसके बाद आपको ये चैप्टर 4 इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, चैप्टर 5 इज़ टू इम्पॉर्टेंट, जहाँ राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स के बारे में बताया गया है। तो आपको सेक्शन 47 से 54 तक आपको देखना चाहिए, इम्पोर्टेंट सेक्शन है। आप यहाँ से देख के कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आपको ये सेक्शंस देख के जाने चाहिए जो मैंने आपको बताए हैं। ये इम्पोर्टेंट सेक्शन है, इनको करके आप अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। उसके बाद कंपटीशन एक्ट है, तो कंपटीशन एक्ट में आपको ज़्यादा तो है नहीं, चैप्टर 2 के बारे में पढ़ना है जो सिलेबस में है। चैप्टर 2 में सिर्फ 4 सेक्शंस हैं, सेक्शन 3 से लगा के 6 तक। उसमें भी सेक्शन 3 और 4 ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं। 3 में क्लास 4 और क्लास 5 के बारे में आपको ज़रूर देखना चाहिए, वहाँ कुछ एक्सेप्शंस उसके दिए हैं, वहाँ से क्वेश्चन बनता है, बार बार वहीं से क्वेश्चन वो लोग उठाते हैं। तो आपको सेक्शन 3 और 4 ज़्यादा फोकस करना चाहिए। वो भी सेक्शन 3 में क्लास 4 और क्लास 5 के बारे में आपको ज़रूर देख के जाना चाहिए। और सेक्शन 5 और 6 इज़ लेस इम्पॉर्टेंट सेक्शन, आपको देख के जाना चाहिए, लेकिन उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद एक एक्ट है लोकायुक्त एंड लोकपाल एक्ट। तो लोकायुक्त और लोकपाल एक्ट में आपको मैं बता दे रहा हूँ, जो कि 2013 का एक्ट है। तो इसमें आपको थोड़ा सा हिस्ट्री पता होना चाहिए लोकायुक्त और लोकपाल एक्ट की, कि इसका हिस्ट्री क्या है, कौन से देश से आया और इंडिया में कैसे कैसे आया। तो आप हिस्ट्री कवर करके जाएं इसकी। और उसके बाद क्या कहते हैं कि इसको ज़रूर याद रखें कि ये कब से भारत में कमेंस हुआ है। उसके बाद स्ट्रक्चर पे ज़रूर ध्यान दें कि लोकपाल जो बनाया जाता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें कितने मेंबर होते हैं, उसका चेयरमैन कौन होता है और उनका टेन्योर क्या होता है, सेक्शन 6 में जो दिया गया है। तो स्ट्रक्चर पे ज़रूर ध्यान दें, उनका टेन्योर, उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट में सेक्शन 14 है। तो 14 के बारे में आप ज़रूर देख के जाएं, जो कि जुरिस्डिक्शन के बारे में बात करता है। यहीं से बार बार क्वेश्चन वो लोग जनरली पूछते हैं, जिसमें ये डिसाइड होता है कि लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट के दायरे में
कौन कौन आता है, किन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी की जाती है, तो वो ज़रूर देख के जाएं। और ये भी देख के जाएं कि कौन इसके जुरिस्डिक्शन से बाहर है, जो कि सेक्शन 14 में आपको मिलेगा। तो जुरिस्डिक्शन के बारे में आप ज़रूर पढ़ के जाएं, लिमिटेशन देख के जाएं, और उनके अपॉइंटमेंट्स और इंक्वायरीज़ के बारे में पढ़ के जाएं कि इंक्वायरी कितने दिनों में हो सकती है, कौन करेगा, और इन्वेस्टिगेशन कितने दिनों में होगी, कौन करेगा। तो ये ऑल ओवर इन 5 एक्ट्स की, माइनर एक्ट्स की जो मैंने बताया, इन्हीं सेक्शंस पे आप फोकस करके जाएं। यही इम्पोर्टेंट सेक्शंस है। जितने सेक्शन मैंने आपसे डिस्कस किए हैं आप उसको कवर कर लेंगे तो डेफिनेटली इन 5 एक्ट से आपको 9 से 10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इतना करके जाएं, बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। माइनर एक्ट्स लास्ट टाइम में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उन्हीं से आप नंबर अपना इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो आप करके जाएं। मेरा नेक्स्ट वीडियो जो होगा माइनर एक्ट्स का सेकंड पार्ट होगा, उसमें मैं आपको जो 4, 5, 6 माइनर एक्ट्स बचे हैं उनके बारे में बता दूंगा कि कौन सा पार्ट ज़्यादा उसमें इम्पोर्टेंट है, कौन सा कम इम्पोर्टेंट है। तो आप उससे कर लीजिएगा। और आगे का वीडियो लेक्चर जल्दी 1-2 दिन में मैं बना दूंगा एक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अगेन।